So BSc second years, we were discussing about diabetes mellitus. Am I audible to you all? Yes, ma'am. Yes. We'll revise diabetes mellitus, we'll complete it, and then is there any other topic which you want me to take it again? Any other topic you want me to take it again? Okay. Go through the portion which you have, just go through it. Any topic which is not been covered, and any topic you want me to take it again, or any other topic in whole MedSearch syllabus you want me to take, please let me know. Is that clear? Okay, ma'am. It could be any topic that you want me to take. So we were discussing about the pharmacological therapy of diabetes mellitus. So I told you, you do one thing, you make an assignment. I told you to learn 2 drugs from each class. So you do one thing, you make an assignment on the pharmacological therapy of diabetes mellitus. Okay, and you can submit me till Friday. Is that clear? Yes, Because ma'am. the pharmacological treatment of the pharmacological therapy is important for diabetes mellitus. You should know which drug should be given to a diabetic patient. So this pharmacological treatment from textbook along with the action of the drug, just write it down कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ सल्फोनाइल यूरिएज क्या होते हैं, उसमें कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं, इसका एक्शन क्या है, हाउ डज इट वर्क ऑन द बॉडी. ठीक है. नेक्स्ट आप लिखोगे सेकेंड जनरेशन सल्फोनाइल यूरिएज क्या होते हैं, फिर उसका क्या एक्शन है बॉडी पे, हाउ डज इट एक्ट, फिर उसमें कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं. ठीक है. उसका डोजेज कितना होता है. फिर बाइग्यूनाइट्स क्या होते हैं, अल्फा ग्लूकोसाइडेज क्या होते हैं, थायाजोलिडिनॉइड्स क्या होते हैं, मेग्लिटिनाइड्स क्या होते हैं. सबका एक एक क्लास का एक्शन लिखोगे और उसके अंदर कौन कौन सी ड्रग्स आती है वो आप एक बार एग्जाम्पल की तरह ऐसे लिखकर एक असाइनमेंट ज़रूर बनाओ इस पे, बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो ऑल द ड्रग्स विच वी गिव इन डायबिटीज़. इंसुलिन, अब इंसुलिन में अलग अलग टाइप के इंसुलिन होते हैं. ठीक है. एक होता है रैपिड एक्टिव इंसुलिन. रैपिड एक्टिव इंसुलिन में आता है ह्यूमलॉग या फिर नोवोलॉग, लिस्प्रो भी बोलते हैं हम इसे, लिस्प्रो एस्पैट. तो ये जो रैपिड एक्टिव इंसुलिन होता है ना, इसका ऑनसेट 10 to 15 मिनट्स होता है. 10 से 15 मिनट का ही इसका ऑनसेट होता है. 10 से 15 मिनट में ही इसका ऑनसेट होता है. ऑनसेट का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑनसेट? ऑनसेट का मतलब है कब काम स्टार्ट हो रहा है. समझ आई बात? कितनी देर में ड्रग एक्ट करना स्टार्ट कर रही है. तो जो रैपिड एक्टिंग इंसुलिन होते हैं उनका ऑनसेट 10 to 15 मिनट्स होता है. 10 to 15 मिनट्स मतलब 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर वो अपना काम स्टार्ट कर देंगी, अपना काम करना स्टार्ट कर देंगी. ठीक है. पीक का मतलब होता है कितने टाइम पर वो सबसे ज़्यादा काम करेगी. तो 1 घंटे में उसका काम जो है ज़्यादा हो जाएगा, पीक पे होगा. जैसे कोई भी चीज़ है
वो हल्के हल्के स्टार्ट होती है, फिर एकदम से वो अपने पीक पे चली जाती है। वैसे यहाँ पर भी जो ड्रग है रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, ये 10 से 15 मिनट में इसका काम स्टार्ट हो जाएगा और 1 घंटे में ये अपने पीक पे जाती है। ड्यूरेशन कितना होता है, कितने घंटे तक ये काम करती है? 3 घंटे तक या फिर 4 से 6 घंटे तक। यूमेलॉग 3 घंटे तक काम करते हैं और नोवोलॉग 4 से 6 घंटे तक काम करती है। समझ में आ रही है बात? ऑनसेट क्या है, पीक क्या है, ड्यूरेशन क्या है? इंडिकेशंस, रैपिड एक्टिव इंसुलिन कब चाहिए होता है बॉडी में? यूज फॉर रैपिड रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज लेवल टू ट्रीट पोस्ट पैरेंडियल हाइपरग्लाइसीमिया एंड और टू प्रिवेंट नॉक्चरल हाइपोग्लाइसीमिया। तो रैपिड रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज लेवल, जब हमें ये इस चीज़ की ज़रूरत कब पड़ती है, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन की कब ज़रूरत पड़ती है? जब हमें एकदम से ग्लूकोज लेवल को कम करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल पेशेंट का ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और उसकी वजह से उसकी तबीयत ख़राब हो रही है, हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है और हमें जो है उसके पेशेंट के ग्लूकोज को एकदम से कम करना है, जल्दी कम करना है हमें, तब हम रैपिड एक्टिव इंसुलिन का इस्तेमाल करेंगे। शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन थेरेपी, शॉर्ट एक्टिंग क्या है? ये रेगुलर इंसुलिन होता है, रेगुलर इंसुलिन जिसको हम यूमेलॉग आर बोलते हैं या नोवलिन आर, रेगुलर इंसुलिन। ठीक है, ये जो नॉर्मली फ्रिज में रखा होता है हॉस्पिटल्स में, उसमें आप देखना, उसमें लिखा होता है रेगुलर इंसुलिन या यूमेलॉग आर। ठीक है, तो वो शॉर्ट एक्टिंग होते हैं। शॉर्ट एक्टिंग का मतलब है इट विल स्टार्ट इट्स वर्क इन हाफ एन आवर और 1 आवर और इसका पीक पहुंचता है 2 से 3 घंटे में। टोटल ड्यूरेशन होता है 4 से 6 घंटे का। यूजुअली एडमिनिस्टर्ड 20 to 30 मिनट्स बिफोर मील, तो 20 से 30 मिनट पहले खाने के हमें देना है। मे बी टेकन अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद लॉन्गर एक्टिंग इंसुलिन, तो अकेली भी दे सकते हैं या फिर हम लॉन्गर एक्टिंग इंसुलिन के साथ भी दे सकते हैं इसको। तो जो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन है या कोई भी टाइप का इंसुलिन रहने दो, इट इज़ यूजुअली गिवन बिफोर मील। ठीक है, बस जो रैपिड एक्टिंग इंसुलिन होता है वो हम बिफोर मील भी दे सकते हैं, या अगर पेशेंट का एकदम से ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है जिसकी वजह से उसको कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, तो तब हम रैपिड एक्टिव इंसुलिन कहीं पर भी दे सकते हैं, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन। लेकिन शॉर्ट एक्टिंग हम ज़्यादातर क्या करते हैं, खाने से 20 से 30 मिनट पहले देते हैं और इसका काम कब स्टार्ट होता है बॉडी में? आधे से 1 घंटे में इसका काम स्टार्ट हो जाता है। 2 to 3 आवर्स में ये पीक पे पहुंच जाता है और 4 से 6 घंटे का ड्यूरेशन होता है। मतलब लेने के 4 से 6 घंटे तक ये दवाई बॉडी में एक्ट करेगी। ठीक है, समझ आ रही है बात? अगर कोई पेशेंट इंसुलिन लेता है, उसके 4 से 6 घंटे तक इंसुलिन उसकी बॉडी में काम करेगा। फिर है इंटरमीडिएट एक्टिंग। इंटरमीडिएट एक्टिंग ये क्या है? न्यूट्रल पोटामाइन हेचडॉन, यूमिलिन एन, ये सब एग्जाम्पल है इंटरमीडिएट एक्टिंग के। और NPH का जो ऑनसेट है वो 2 से 4 घंटे में, 2 से 4 घंटे में इसका काम स्टार्ट होता है। 6 से 12 घंटे में ये पीक पे पहुंचती है और 16 to 20 आवर्स तक ये बॉडी में अपना असर दिखाती है एंड इट इज़ यूजुअली टेकन आफ्टर फूड। लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन का एग्जाम्पल है
अल्ट्रा लीन, इसका काम स्टार्ट होता है 6 से 8 घंटे में, 12 से 6 घंटे में ये पीक पे, सॉरी 12 से 16 घंटों में ये पीक पे पहुंचती है, और 20 से 30 घंटे में तक ये काम करती है। यूज्ड प्राइमरीली टू कंट्रोल फास्टिंग ग्लूकोज लेवल, तो अगर फास्टिंग ग्लूकोज लेवल कंट्रोल नहीं हो रहा है तो तब हम लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन का इस्तेमाल करते हैं। और जो वेरी लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन होती है उसका काम स्टार्ट होता है 1 घंटे में, जैसे कि गालगाइन, लैंटस भी बोलते हैं इसको। लैंटस आपने देखा है? लैंटस एक पेन की तरह होता है। लैंटस देखा है? एक पेन की तरह होता है, उसमें हम डोज को एडजस्ट करते हैं, और जैसे पेन प्रेस नहीं करते उसी तरह लैंटस इंजेक्शन को प्रेस कर दिया जाता है। वो वेरी लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन की तरह काम करते हैं। इसका कोई पीक नहीं होता है, ये कंटिन्यूस होते हैं, और इसका जो काम होता है वो 24 घंटे तक का होता है। समझ में आया? लैंटस किसी ने देखा है? बीएससी सेकेंड ईयर, Yes, anyone ma'am. have seen Lantis? Kanupriya, you have seen Lantis? किसने बोला यस मैम? Ma'am Nandini. अच्छा नंदिनी, नंदिनी आपने लैंटिस देखा है? कहाँ देखा है? Ma'am CCU में. सीसीयू में देखा है, अच्छा। Yes, किसी के ma'am. घर में किसी को डायबिटीज मेलाइटिस है और जो लैंटिस लेता हो? एनीवन? Anyone who has diabetes mellitus and takes Lantus? No one? Okay. So I'll do one thing, I'll send you a picture of Lantus. You will have an idea कि Lantus कैसे दिखता है, ठीक है? कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंसुलिन थेरेपी, लोकल एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं। जब अगर हम इंसुलिन देंगे तो जो आसपास का एरिया है वो रेडिश हो जाएगा। सिस्टमिक एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं, इंसुलिन से किसी को भी एलर्जी हो सकती है, और उसको पूरी बॉडी में फिर खुजली होने लगेगी, सांस लेने में दिक्कत होगी, और उल्टी भी हो सकती है। इंसुलिन लाइपोडिस्ट्रॉफी एंड इंसुलिन रेसिस्टेंस। इंसुलिन रेसिस्टेंस का मतलब होता है एक वक्त पे आकर इंसुलिन काम नहीं करना, ठीक है? इंसुलिन काम नहीं करती, दैट इज नोन एज इंसुलिन रेसिस्टेंस, कि कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा है पेशेंट को इतना डोज लेकर भी। इंसुलिन लाइपोडिस्ट्रॉफी, व्हाट डू यू मीन बाय इंसुलिन लाइपोडिस्ट्रॉफी? What do you mean by insulin lipodystrophy? I think I told you this last time also. मैंने आपसे लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था। BSc second years, what do you mean by insulin lipodystrophy? Hmm? देखो, जब जहाँ इंसुलिन देते हैं वहाँ पे उस एरिया में कई बार ऐसा होता है कि लंप सा बन जाता है, ठीक है? गार्ड सी बन जाती है जहाँ पे हम बार बार इंसुलिन देंगे, बिकॉज ऑफ गिविंग इंसुलिन एवरी टाइम उस एरिया में ये हो सकता है कि गार्ड सी बन जाए, दैट इज नोन एज इंसुलिन लाइपोडिस्ट्रॉफी। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am.
जो साइट ऑफ इंजेक्शन होता है वहाँ पर एक लंप सा या स्वेलिंग सी होने लगती है टिश्यूज़ में, फैटी टिश्यूज़ में, या गार्ड भी बोल सकते हैं आप उसको, बिकॉज ऑफ गिविंग इंजेक्शन। और इसको हम बोलते हैं इंसुलिन लाइपोडिस्ट्रोफी। Nursing management. Nurses should provide accurate and up-to-date information about the patient's condition so that the healthcare team can come up with appropriate interventions and management. Nurses assessment. So what are you going to assess as a nurse? क्या क्या चीज़ें आप assess करोगे? पेशेंट की हिस्ट्री लोगे, पेशेंट की फिजिकल कंडीशन, उसके कॉम्प्लिकेशंस को असेस करोगे, पेशेंट के ब्लड प्रेशर को, जब वो बैठा है तब, स्टैंडिंग में तब, बॉडी मास इंडेक्स को, विजुअल एक्यूटी को, फूड का एग्जामिनेशन करोगे, स्किन एग्जामिनेशन करोगे, नर्वस सिस्टम एग्जामिनेशन करोगे एंड माउथ का एग्जामिनेशन करोगे। लेबोरेटरी एग्जामिनेशंस जैसे कि HbA1c, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज, लिपिड प्रोफाइल, माइक्रोएल्ब्यूमिनूरिया, serum creatinine level, urine analysis and ECG must be requested and performed. नर्सिंग डायग्नोसिस, क्या क्या नर्सिंग डायग्नोसिस होंगे? रिस्क फॉर अनस्टेबल ब्लड ग्लूकोज लेवल रिलेटेड टू इंसुलिन रेसिस्टेंट, impaired insulin secretion and destruction of the beta cells. Risk for infection related to delayed healing of open wounds. Deficient knowledge related to unfamiliarity with information, lack of recall or misinterpretation. Risk for disturbed sensory perception related to endogenous chemical alterations. Impaired skin integrity related to delayed wound healing. Ineffective peripheral tissue perfusion related to too much glucose in the bloodstream. Nursing priorities. Restore fluid and electrolyte and acid-base balance, correct metabolic abnormalities, identify, assist with management of underlying cause, disease process, prevent complication, provide information about disease process, prognosis, self-care and treatment needs. See, this is the method of writing nursing management. Nursing management, मैंने आपको शायद पहले भी ये बताया है, नर्सिंग मैनेजमेंट और नर्सिंग केयर प्लान अलग तरीके से लिखा जाता है। नर्सिंग केयर प्लान यू कैन राइट इन अ टैबुलर फॉर्म। जो आप टैबुलर फॉर्म में लिखते हो ना, लाइंस बनाकर, पहले असेसमेंट, डायग्नोसिस और गोल, फिर इंटरवेंशंस, रैशनले, इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन, ये जो आप लिखते हो दैट इज़ नर्सिंग केयर प्लान। लेकिन अगर आपको नर्सिंग मैनेजमेंट लिखना है तो नर्सिंग मैनेजमेंट जो है पैराग्राफ फॉर्म में हो सकता है। इन नर्सिंग मैनेजमेंट यू कैन राइट असेसमेंट। असेसमेंट पूरा एक साथ लिख दो कि नर्सिंग असेसमेंट क्या होगा, हमें क्या क्या चीज़ें पेशेंट की असेस करनी पड़ेगी, उसका ब्लड प्रेशर असेस करना है, बॉडी मास इंडेक्स असेस करना है, उसका एग्जामिनेशन करना है फूड का, स्किन का, और ECG करवाना है पेशेंट का, लेबॉर्ट्री एग्जामिनेशन कराना है। तो पूरा असेसमेंट जो भी है वो एक साथ लिख दो। फिर उसके बाद डायग्नोसिस बनाओ, फिर डायग्नोसिस के हिसाब से नर्सिंग प्रायोरिटीज़ लिखोगे। नर्सिंग प्रायोरिटीज़ कैसे लिखते हैं? जैसे पहला डायग्नोसिस आपका है रिस्क फॉर अनस्टेबल ब्लड ग्लूकोज लेवल, यह आपका पहला नर्सिंग डायग्नोसिस है। तो इसका नर्सिंग गोल क्या होगा? क्या होगा इसका नर्सिंग गोल?
what will be the nursing goal for risk for unstable blood glucose level? Ma'am, to stable the blood glucose level after giving interventions. Okay, to reduce the risk of unstable blood glucose level, या to maintain the normal blood glucose level, to maintain normal blood glucose level, ये हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस होगा. देन रिस्क फॉर इन्फेक्शन, अगर रिस्क फॉर इन्फेक्शन है तो इसका गोल क्या होगा? क्या गोल होगा? टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, यही होगा ना गोल? Yes, ma'am. और अगर डेफिशिएंट नॉलेज है तो क्या गोल होगा? अगर पेशेंट को डेफिशिएंट नॉलेज है तो इसमें गोल क्या होगा? To provide knowledge to the patient regarding the disease condition. हाँ, वेरी गुड. रिस्क फॉर डिस्टर्ब्ड सेंसरी परसेप्शन रिलेटेड टू एंडोजीनियस केमिकल ऑल्ट्रेशंस, और या फिर रिलेटेड टू कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस. तो अगर सेंसरी परसेप्शन डिस्टर्ब्ड हो रहा है, सेंसरी परसेप्शन मतलब व्हाट डू यू मीन बाय सेंसरी परसेप्शन? मैम, जो सेंसेस हैं वो सही से काम नहीं कर रहे हैं, लाइक टच, मतलब टच हो गया, और वेरी गुड. सुनने में, एंड यहाँ ईयर पे का हो गया यहाँ पे देखने में. यहाँ पे कौन से सेंसेस नहीं काम करेंगे बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस? कौन से सेंसेस सही से काम नहीं करेंगे? मैम, एक तो आई का हो सकता है बिकॉज ऑफ हाँ. रेटिनोपैथी, हम्म. और मैम न्यूरोपैथी की वजह से मतलब टच सेंस हाँ, वाला हो सकता है. वेरी गुड. सो इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी रिलेटेड टू डिलेड वुंड हीलिंग. तो इसके लिए हम क्या करेंगे? क्या करेंगे हम इसके लिए? टू मेंटेन अ गुड स्किन इंटीग्रिटी, ineffective peripheral tissue perfusion related to too much glucose in the bloodstream. इसके लिए गोल क्या होगा? मैम, यही टू रिड्यूस द ग्लूकोज लेवल. टू इम्प्रूव द टिश्यू परफ्यूजन. ठीक है, ये भी हो सकता है, टू इम्प्रूव द ग्लूकोज इन द ब्लड स्ट्रीम. ओके मैम. और व्हाट डू यू मीन बाय पेरिफेरल टिश्यू परफ्यूजन? पेरिफेरल टिश्यू परफ्यूजन का क्या मतलब होता है? पेरिफेरल टिश्यू परफ्यूजन, या ये जो नर्सिंग डायग्नोसिस है टिश्यू परफ्यूजन, टिश्यू परफ्यूजन का मतलब होता है रीचिंग ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यूज. पेरिफेरल टिश्यू परफ्यूजन का मतलब होता है जो पेरिफेरीज में जो टिश्यूज हैं. पेरिफेरीज मतलब जो एक तो जैसे हाथ हो गए, पैर हो गए, यहाँ पे टिश्यू परफ्यूजन नहीं हो पाएगा सही से. पेरिफेरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुँचना थोड़ा डिफिकल्ट होता है बिकॉज इट इज़ मोस्टली अगेंस्ट द ग्रेविटी. और अगर कोई प्रॉब्लम हो, ब्लड वेसल्स में प्रॉब्लम हो, ठीक है, जैसे डायबिटीज़ का कॉम्प्लिकेशन होता है कि जितने भी माइक्रो ब्लड वेसल्स होते हैं वो डैमेज होने लगते हैं. तो अगर ब्लड वेसल्स में प्रॉब्लम है तो ऑब्वियस है कि टिश्यू परफ्यूजन नहीं हो पाएगा, सही से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा टिश्यू को. और पेरिफेरल टिश्यू परफ्यूजन मतलब कि जो पेरिफेरीज में जो टिश्यूज़ है, हाथों में पैरों में जो टिश्यूज़ है, वहाँ पे
ऑलरेडी डिफ़िकल्टी होती है ब्लड सप्लाई या ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई के लिए, बिकॉज ये जो जगह है वहाँ पे अगेंस्ट ग्रेविटी ब्लड जा रहा है, ठीक है। और अगर कोई और प्रॉब्लम हो गई, ब्लड की कोई ब्लड वेसल्स की कोई और प्रॉब्लम हो गई, तो इट बिकम्स इवन मोर डिफ़िकल्ट। सो दैट इज़ नोन एज इनएफेक्टिव पेरिफेरल टिश्यू परफ्यूजन। अगर यहाँ पे लिखा होता इस नर्सिंग डायग्नोस, जस्ट डोंट कंसिडर दिस डिजीज कंडीशन, इस डिजीज कंडीशन को कंसिडर मत करो, ठीक है। अगर यहाँ पे ऐसा लिखा है इनएफेक्टिव सेरिब्रल टिश्यू परफ्यूजन, तो मतलब क्या हुआ? मैम सेरेब्रल रिलेटेड टू द ब्रेन, तो मैम हाँ, ब्रेन में जो है ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी। वेरी गुड। इनएफेक्टिव सेरिब्रल टिश्यू परफ्यूजन का मतलब है कि ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है, ठीक है। और अगर यहाँ पे लिखा है इनएफेक्टिव myocardial tissue perfusion, then मैम हार्ट मसल्स, मतलब ये है कि हार्ट को मतलब हाँ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिल पा रहा है या ऑक्सीजन वेरी नहीं जा गुड, रही है। वेरी गुड। तो मायोकार्डियम को ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिल पा रहा है, समझ में आई बात? तो दिस नर्सिंग डायग्नोसिस, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द मीनिंग ऑफ द नर्सिंग डायग्नोसिस, ओनली देन यू कैन अंडरस्टैंड कि कहाँ पे कौन सा नर्सिंग डायग्नोसिस लगेगा। इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी का क्या मतलब होता है? What do you mean by impaired skin integrity? मैम स्किन इंटीग्रिटी का तो मतलब होता है कि कोई भी कट नहीं है, या मतलब जो स्किन है बिल्कुल, मतलब उसमें कोई भी कट नहीं है, या फिर मतलब प्लेन स्किन है, तो हाँ, उसमें मतलब कोई इन्फेक्शन के चांसेस नहीं है। बट अगर हाँ, इम्पेयर्ड हो गई है तो इसका मतलब उसमें कोई कट हो रहा है, या फिर उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह अंदर जा सकता है, तो हाँ, वो कंटेमिनेटेड हो सकता ठीक है। So before making nursing diagnosis, you should know the meaning of each and every nursing diagnosis. ठीक है। Next है nursing priorities. Now since we have completed the portion, अब मैं सोच रही हूँ कि I will give you more and more assignments, ताकि आप थोड़ा सा इसमें थरो हो जाओ। जैसे कि नर्सिंग मैनेजमेंट बना दिया कोई भी टॉपिक पर लेकर, ठीक है, या फिर नर्सिंग केयर प्लान बना दिया, या छोटे छोटे असाइनमेंट, जैसे आज मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया है फॉर मेकिंग for the pharmacological treatment of diabetes mellitus. You have to make an assignment on the pharmacological treatment of diabetes mellitus. So in this way you will be able to remember what all drugs do we give in diabetes mellitus, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे असाइनमेंट्स आई विल गिव यू। नेक्स्ट इज नर्सिंग इंटरवेंशन, फिर बाद में आता है इंटरवेंशन। तो ये याद रखो कि नर्सिंग मैनेजमेंट में हम क्या क्या लिखते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट में हम सब चीज़ें पैराग्राफ वाइज लिखते हैं। नर्सिंग असेसमेंट आता है, नर्सिंग डायग्नोसिस, नर्सिंग प्रायोरिटीज़, नर्सिंग इंटरवेंशन, और इंटरवेंशन के बाद आता है इवैल्यूएशन। सो दिस इज़ हाउ वी राइट द नर्सिंग मैनेजमेंट। इज़ दैट क्लियर? आपको समझ में आ रहा है नर्सिंग मैनेजमेंट और नर्सिंग केयर प्लान के बीच में क्या डिफरेंस होता है? है। यस मैम। मैम इसमें बट कभी कभी मैम किसी मतलब डिजीज कंडीशन में ऐसे दे रखा होता है कि एक गोल मतलब एक डायग्नोसिस लिया है, फिर उसके ऊपर उसके मतलब इंटरवेंशंस लिखे हैं 5-6, फिर उसके लिए ही असेसमेंट है अलग से, और उसी के लिए इवैल्यूएशन है, मतलब सिर्फ एक डायग्नोसिस के ऊपर। क्या मतलब? मेरे समझ में नहीं आया, आप क्या पूछना चाह रहे हो? मैम मतलब इस डायबिटीज में तो ऐसे दे रखा है कि डायग्नोसिस दे रखे हैं पहले एक साथ, फिर प्रायोरिटीज दे रखी हैं, फिर इंटरवेंशंस दे रखे हैं सबके लिए। बट मैम हाँ, किसी किसी में ये होता है कि एक ही डायग्नोसिस है, मतलब एक एक करके डायग्नोसिस लिए हैं,
फिर सबसे पहले एक लिया है तो उसके लिए अलग से मतलब इंटरवेंशंस लिखने हैं, उसका इवेल्युएशन लिखना है। फिर दूसरा डायग्नोसिस लिया, फिर उसके इंटरवेंशंस लिखने हैं, उसके इवेल्युएशन लिखना है, कुछ इस तरीके से। नहीं, वो हम नर्सिंग केयर प्लान में करते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट में मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। इफ़ यू हैव मेडिकल सर्जिकल टेक्स्ट बुक्स ऑफ ब्रूनर्स एंड सिद्धार्थ, या कोई भी टेक्स्ट बुक है आपके पास मेडिकल सर्जिकल की, you can also download the PDF. See, it is very important to have textbook. Don't just rely on the notes. ठीक है, टेक्स्ट बुक में it will be given in detail. If you want to prepare for competitive exams and all, please go through the textbooks, because in textbooks it will be given each and everything in detail. Okay, so if you have the textbook, and if you don't even have the textbook, you can download the PDF of medical surgical textbooks, Bruners and Siddharth. There are many PDFs available on the internet. You can just download the PDF. So you go through the textbook. उसमें नर्सिंग मैनेजमेंट कैसे दे रखा है आप देखो। नर्सिंग केयर प्लान में हम ऐसा करते हैं, एक डायग्नोसिस लिखा, उसका प्रायोरिटी लिखी या उसका मतलब गोल लिखा, और उसी का फिर उसके बाद इंटरवेंशंस लिखती है, पहले उसका इवैल्यूएशन लिखती है, देन वी मूव ऑन टू द सेकंड नर्सिंग डायग्नोसिस। पर नर्सिंग मैनेजमेंट में ऐसा नहीं होता है, समझे। नर्सिंग मैनेजमेंट में वी राइट द असेसमेंट, सारे असेसमेंट हम एक साथ लिख देंगे, सारे मैनेजमेंट हम सारा डायग्नोसिस हम एक साथ लिख देंगे, फिर सारे प्रायोरिटीज़ हम एक साथ लिख देंगे। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि मैच नहीं हो रहा, इट शुड बी मैचिंग। हम चाहे एक साथ लिख रहे हैं पर एक दूसरे से मैच भी होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम सब इंटरवेंशंस एक साथ लिख देंगे, पर जो इंटरवेंशंस लिख रहे हो, जो प्रायोरिटीज़ आप लिख रहे हो, इट शुड मैच विद द नर्सिंग डायग्नोसिस। जो आपने डायग्नोसिस बनाया है उससे मैच भी होने चाहिए। समझ में आ रही है बात? ओके मैम। नर्सिंग मैनेजमेंट में हम असेसमेंट एक साथ लिख देते हैं, डायग्नोसिस एक साथ, गोल एक साथ, इंटरवेंशन एक साथ और इवैल्यूएशन एक साथ लिख देते हैं, ठीक है। यस मैम। एंड गो थ्रू द टेक्स्ट बुक। इन टेक्स्ट बुक, इफ़ यू रीड द टेक्स्ट बुक यू विल अंडरस्टैंड कि मैनेजमेंट क्या होता है। और केयर प्लान के लिए भी टेक्स्ट बुक में जो है टैबुलर फॉर्म में है, थोड़ा सा फॉर्मेट डिफरेंट हो सकता है। जो फॉर्मेट हमने आपको बताया वो थोड़ा बहुत डिफरेंसेस हो सकते हैं कि फॉर्मेट डिफरेंसेस है, पर केयर प्लान वहाँ पर भी टैबुलर फॉर्म में है, और हमने भी आपको टैबुलर फॉर्म ही बताया। और जो इंटरवेंशन होता है मैनेजमेंट होता है, नर्सिंग मैनेजमेंट, दैट इज इन दी पैराग्राफ फॉर्म। So the nursing interventions, the healthcare team must establish cooperation in implementing the following interventions. Educate about home glucose monitoring. तो हमें क्लाइंट को, ये मैंने आपको पहले भी बताया है, वी नीड टू एजुकेट द क्लाइंट अबाउट द होम ग्लूकोज मॉनिटरिंग। एटलीस्ट 2 बार तो, एक दिन में 2 बार तो उसको ग्लूकोज मॉनिटर करना ही है। एक सुबह कर सकते हैं, एक शाम में कर सकते हैं, 2 बार तो एटलीस्ट करना ही है। लेकिन अगर किसी का बहुत ज़्यादा अनस्टेबल रहता है या किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो वो 3 बार से भी ज़्यादा कर सकते हैं, 4 बार भी कर सकते हैं एक दिन में, 3 से 4 बार कर सकते हैं या ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। पर एटलीस्ट दे शुड डू इट 2 times a day. Discuss glucose monitoring at home with the patient according to individual parameters to identify and manage glucose variations. तो जिसे नहीं पता ग्लूकोज मॉनिटरिंग कैसे करते हैं, वी नीड टू टीच देम। वी ऑल्सो नीड टू
टीच देम कि ग्लूकोज मॉनिटरिंग कैसे करते हैं, कैसे हमें थोड़ा सा ब्लड निकालकर, अपना ही ब्लड निकालकर मॉनिटर करना है। तो ये सारी चीज़ें हमें सिखानी पड़ती है। रिव्यू फैक्टर्स इन ग्लूकोज इंस्टेबिलिटी, review clients common situation that contribute to glucose instability, because there are multiple factors that can play a role at any time like missing meals, infection or other illnesses. तो ये हमें देखना है कि किस वजह से पेशेंट का ग्लूकोज इनस्टेबल हो रहा है। अगर पेशेंट का ग्लूकोज अनस्टेबल है तो किस वजह से है? आइदर पेशेंट इज़ नॉट कंप्लायंट टू द ट्रीटमेंट रेजिमेंट। कंप्लायंट मतलब कि पेशेंट अपने ट्रीटमेंट को रेगुलरली नहीं ले रहा है। अगर पेशेंट अपने ट्रीटमेंट को रेगुलरली नहीं लेगा तो तब भी उसका ग्लूकोज अनस्टेबल होगा। ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है कि पेशेंट जो है मील्स को स्किप कर रहा है, या पेशेंट को इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन की वजह से भी ग्लूकोज अनस्टेबल रहेगा, या कोई और प्रॉब्लम है पेशेंट को। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। या पेशेंट हैज़ नॉट लेफ्ट अल्कोहल, अल्कोहल ले रहा है वो बार बार। तो ये सारी चीज़ें हमें पता करनी है। वो अपने लाइफस्टाइल को चेंज नहीं कर रहा है, अगर एक्सरसाइज नहीं करेगा या डाइट पे कंट्रोल नहीं कर रहा है, शुगर तो वैसे के वैसे ही ले रहा है, तो ये सब चीज़ें हमें नोट डाउन करनी है कि व्हाट इज़ द एक्चुअल प्रॉब्लम जिसकी वजह से ग्लूकोज स्टेबल नहीं हो पा रहा है। एंड एनकरेज क्लाइंट टू रीड लेबल्स। रीड लेबल्स मतलब हर चीज़ खाने से पहले उसका लेबल पढ़ो कि इसमें कितना ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, कितना कंटेंट है फैट का, कितना शुगर है इसमें। हर एक पैकेट पे, जो फूड के जो पैकेट होते हैं उन पे लिखा होता है कितना ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, कितना ज़्यादा इसमें फैट है, कितना ज़्यादा शुगर है इसमें। तो उससे हमें पता चलेगा कि उससे क्लाइंट्स को मतलब पता चलेगा कि कौन सी चीज़ उनके लिए सही है, कौन सी चीज़ उन्हें खानी चाहिए और कौन सी चीज़ नहीं खानी चाहिए। डिस्कस हाउ क्लाइंट्स एंटी डायबिटिक मेडिकेशन वर्क्स। तो हमें पेशेंट को बताना है कि उनकी एंटी डायबिटिक मेडिकेशन कैसे काम करती है, उसके क्या साइड इफ़ेक्ट हैं और एंटी डायबिटिक मेडिकेशन उसको कब लेनी चाहिए। चेक वायबिलिटी ऑफ इंसुलिन। वायबिलिटी ऑफ इंसुलिन मतलब हमें इंसुलिन की जो बॉटल्स होती है उसको पहले एक्सपायरी डेट के लिए चेक करना है, उसमें कोई क्लाउडीनेस तो नहीं है, ख़राब तो नहीं हो गया इंसुलिन, ये चेक करना होता है। तो उसको हम बोलते हैं चेक वायबिलिटी ऑफ इंसुलिन। रिव्यू टाइप्स ऑफ इंसुलिन यूज्ड। अब अलग अलग टाइप मैंने आपको पढ़ा दिया, इंसुलिन का अलग अलग टाइप्स होता है। तो हमें ये चेक करना है कौन से टाइप का इंसुलिन हम यूज़ कर रहे हैं पेशेंट के लिए। ठीक है। और उसका टाइमिंग कितना होगा, कितने घंटे में वो एक्ट करेगा और कितने देर तक उसका असर रहेगा। चेक इंजेक्शन साइट्स पीरियोडिकली। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इंजेक्शन साइट्स को हमें बार बार चेक करते रहना है, क्योंकि वहाँ पे भी प्रॉब्लम हो सकती है, लिपोडिस्ट्रॉफी या लिपोहाइपरट्रॉफी हो सकता है। इवैल्यूएशन to check if the regimen or the intervention are effective, evaluation must be done afterward. तो क्या हम कर रहे हैं उससे फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो तो हमें इवैल्यूएशन से ही पता चलेगा। Evaluate client's knowledge on the factor that led to an unstable blood glucose level. Evaluate the client's level of blood glucose. तो जो जो चीज़ें हमने जो चीज़ें असिस्ट करी
उसको हम इवैल्यूएट कर रहे हैं कि हमारे इंटरवेंशन देने के बाद उसका असर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। समझ आ रही है बात? हाउ टू मेक अ नर्सिंग मैनेजमेंट। Next class, I will give you an assignment to make a nursing management. But first, I wanted to make nursing. I wanted to make pharmacological assignment on pharmacological treatment of diabetes mellitus. Okay. Now, since we have discussed everything, now I'll ask question one by one. Ashish is there? Newton? Yes, ma'am. Newton? What is the normal Yes, ma'am. blood sugar level in fasting? फास्टिंग में ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना होता है? नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना होता है फास्टिंग में? सब पढ़ा दिया मैंने आपको। एक मिनट मैम, 80 to 140 80 to 140 mgdl. नो, दैट इज नॉट फास्टिंग। मैम यस मैम। मैम फास्टिंग में जो होता है नॉर्मल 70 to 99 mg पर DL होता है। ओके, 70 to 99 या फिर मैंने आपको बोला था 70 to 100 या 110 भी हम कहीं कहीं लेके चलते हैं। किसी किसी लेबोरेटरीज में लिखा होता है नॉर्मल वैल्यूज में 70 to 110। ठीक है, तो 70 to 100 ठीक है। 70 to 100 mg per dl is the normal blood glucose level in fasting. And what is the normal blood glucose level, normal random blood glucose level? मैम 80 to 140 mg per हाँ, DL। very good, 80 to 140 mg per dl. Okay, what is the criteria for diabetes mellitus? क्राइटेरिया क्या होता है प्रियंका झा? यस मैम। क्या क्राइटेरिया होता है? हम कब बोलेंगे पेशेंट को डायबिटीज मेलाइटिस है? मैम जो रैंडम प्लाज्मा ब्लड ग्लूकोज लेवल होगा वो 200 mg पर डीएल से ज़्यादा होगा, क्योंकि अगर से कम डायबिटीज स्टेट होती है उसकी। अगर 140 से ज़्यादा होता है, 150 से ज़्यादा, 160 वगैरह है, तो मतलब वो डायबिटीज़ नहीं है। व्हाट इज़ इट? इट इज़ प्री डायबिटीज़। वेरी गुड, प्री डायबिटीज़। ओके, और एक और, अगर हम फास्टिंग चेक कर रहे हैं तब कितना होना चाहिए ब्लड ग्लूकोज लेवल टू कंसीडर एज अ डायबिटीज मेलाइटिस? फास्टिंग में कितना होना चाहिए? मैम हाँ, उसको होना चाहिए 126 mg per DL। वेरी गुड, इक्वल टू और मोर देन 126 mg पर DL। ओके, और पोस्ट पैरेंडियल भी 200 mg पर DL से ज़्यादा होगा, इक्वल टू या फिर मोर देन 200 mg पर DL। ओके, नाउ Deepti, tell me what are the complications of diabetes mellitus? Deepti, क्योंकि अभी हमने सिर्फ कॉम्प्लिकेशंस ही रह गए, कॉम्प्लिकेशंस नहीं पढ़े। We'll see it in next class.
कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं डायबिटीज मेलाइटिस के, दीप्ति? दीप्ति, आर यू देयर? मैम कॉम्प्लिकेशन नर्व डैमेज, फुट डैमेज, स्किन कंडीशन खराब हो जाती है, गैंग्रीन होने क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? मैम न्यूरोपैथी डिसऑर्डर, न्यूरोपैथी, ओके। फूड नेफ्रोपैथी डिसऑर्डर, नेफ्रोपैथी, ओके। देन रेटिनोपैथी, रेटिनोपैथी, वेरी गुड। और फुट डैमेज, ओके, यू कैन से दैट फूड डैमेज या फिर डायबिटिक फूड बोलते हैं हम उसको। और अल्जाइमर डिजीज, नो 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 नो, एल्जाइमर्स नहीं, एल्जाइमर्स, diabetes mellitus can be a risk factor but it is not a complication, no. और क्या है? मैम जो हीलिंग पावर होती है वो कम हो जाती है। कौन सी पावर? मैम जो क्लोटिंग फैक्टर होते हैं। नहीं, anyone else? Yes, ma'am. Ma'am, damage to the blood vessels. Damage to the blood vessels, okay. And मैम मेन और मैम अगर एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस में देखें तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। very good. Diabetic ketoacidosis and मैम हाइपर ऑस्मोलर नॉन कीटोटिक सिंड्रोम, हाइपोग्लाइसीमिया। hyperosmolar hyperglycemic non-ketotic syndrome, hypoglycemia. These are the acute complications. लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस में क्या क्या आता है जो अभी आपने बोला? रेटिनोपैथी और न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी और डैमेज टू ब्लड वेसल्स, डैमेज टू वेस्कुलर, डैमेज टू स्मॉल वेसल्स, ये सब आएगा। डायबिटिक फूड, ये सब आएगा लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस में, ओके। मैम एक बार ये बता दीजिए कि मैम जो हाइपरटेंशन होता है वो मतलब एक रिस्क फैक्टर कैसे होता है डायबिटीज के लिए, और डायबिटीज भी एक रिस्क फैक्टर होता है हाइपरटेंशन के लिए? हाइपरटेंशन रिस्क फैक्टर कैसे होता है डायबिटीज के लिए? यस मैम। I will let you know, and I'll have to check why is hypertension a risk factor for diabetes mellitus. I'll check and I'll let you know. Okay, I'll ओके let मैम। you know in other class. ओके मैम। Any other doubt? मैम मतलब ये जो एक्सेसिव यूरिन वाली कंडीशन होती है मतलब ये डायबिटीज में क्यों क्रिएट होती है? नेफ्रोपैथी की वजह से होता है ऐसा? नहीं, तो मैम इसका रीजन क्या है? नेफ्रोपैथी तो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन है। पॉलीयूरिया इज द sign and symptom of diabetes mellitus. Nephropathy is the long term complication. ये इसलिए होता है क्योंकि ग्लूकोज लेवल बढ़ने की वजह से एक तो पेशेंट को पॉलीडिप्सिया होगा, ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएगा। उसके अलावा ग्लूकोज लेवल बढ़ने की वजह से ज़्यादा ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो जाएगी
ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होने की वजह से यूरिन ज़्यादा पास होगा। समझ में आ रही है बात? See, मैम whenever there is an increase in osmolarity, osmolarity का मतलब क्या है कि जब सॉल्यूट्स इंक्रीज हो रहे हैं बॉडी में, ठीक है, जब बॉडी में सॉल्यूट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो हमारी बॉडी क्या करने की कोशिश करेगी कि अगर ब्लड में ग्लूकोज बढ़ रहा है, सॉल्यूट इंक्रीज हो रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी जो है उसको नॉर्मल करने की कोशिश करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी या तो हम पिएंगे या आसपास के सेल्स से ज़्यादा पानी लेगी। अब वो पानी ले तो रही है बॉडी, लेकिन इट हैज़ टू कम आउट ऑल्सो, राइट? यस मैम। Is there any other issue in this? Any other doubt? नो मैम।